गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में एकदम गारंटी ही मान के चलिए कि आता ही है। मिनिमम 3 मार्क्स में आता है और मैक्सिमम 5 मार्क्स में आता है। तो क्या पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा वो हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन पहले पिछला दिन वाला एक बात आपको बता दें कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाए थे उसमें ये याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है EDTA-4, NH3, EN, NO2, CN और CO। ये आपको बता दिया गया था कि ये सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका क्या काम है वो आज आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, क्वेश्चन सब लोग पहले कॉपी पर लिख लेंगे। राइट IUPAC नेम of CO NH3(6) plus 3. Number 2, write its hybridization. Number 3, write its magnetic nature. Number 4, calculate its magnetic moment. Number 5, write nature of complex. Number 6, write its d orbital occupation. देखिए, इस तरीके से आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट पूछेगा। अभी हम आपको 6 पॉइंट सिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट पूछेगा। शुरुआत में हम लोग आज यहां से लेकर यहां तक सीखेंगे, 1 से 5 तक। और भी क्वेश्चन देंगे, सारे क्वेश्चन में 1 से 5 तक सीखेंगे। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 छोटा छोटा थ्योरेटिकल टॉपिक बताएंगे। एक बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक बताएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद फिर आपको डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी कैसे देखते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। एक चीज इसमें और जोड़ दें, राइट इट्स ज्योमेट्री। ये वाला भी हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग ये सारा पॉइंट्स आज करेंगे और ये पॉइंट हम लोग करेंगे 2 थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने के बाद। लेकिन जान जाइए कि ये सब इसी क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग अभी नहीं करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इतना पे अपना पकड़ धीरे धीरे हासिल करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसीलिए आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन को भी मिटा देंगे। उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अब सबसे पहले वाले सवाल पे आ रहे हैं। सबसे पहले वाला जो सवाल है कि इस कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दिया हुआ है, उसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो हम लोग ये पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग को अभी सीखना नहीं है, ये केवल एक प्रकार का रिवीजन हो गया। समझिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर होता है, उसका अगर नाम लिखना होता है तो पहले हम लोग कटायनिक पोर्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम लोग अनायनिक पोर्शन का नाम लिखते हैं।
यहाँ पर तो केवल कटायनिक पोर्शन ही है जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए आपको ये बता चुके हैं कि हम लोग LMC ऑर्डर को फॉलो करते हैं। L का मतलब आपको बताया गया है लीगेंड, M के लिए बताया गया है मेटल और C के लिए बताया गया है चार्ज। तो आप ये मेटल पर चार्ज पहले कैलकुलेट कर लीजिए साइड में। इस मेटल के चार्ज को x मान लेंगे। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज हो गया 0। सबके चार्ज को जोड़ देंगे तो कंपाउंड पे जितना चार्ज है उस चार्ज के बराबर होएगा वैल्यू, तो इसका चार्ज निकल गया +3। अब अगर इसका नाम लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड यहां पर है अमीन, ये है 6, तो लिखेंगे हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन, ये सबसे पहला काम हो गया लिगेंड का नाम लिखना। लिगेंड के बाद लिखते हैं मेटल। मेटल अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स में हो तो जो यूजुअल नाम हो वही नाम लिखाता है। जैसे यूजुअल नाम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखाएगा। यही अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता तो नाम खत्म होता ATE जोड़ने के बाद, मतलब इसका नाम कोबाल्टेट हो जाता। अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो पहले लिगेंड लिख दिए फिर मेटल लिख दिए। इसके बाद अब चार्ज लिखना होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 3 आया है तो रोमन में 3 लिख देंगे। इसका नाम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3। ये पहला पोर्शन हो गया जो कि आसान पोर्शन था, इसको हम लोग को आज करना नहीं था, ये पहले से किया हुआ था। अब देखिए इसको हम नाम को मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमको जगह ज्यादा चाहिए। अब दूसरा इसका पोर्शन था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये जो लिखा हुआ है राइट इट्स हाइब्रिडाइजेशन सेकंड क्वेश्चन, यही मेन क्वेश्चन है। अगर ये गलती कर दिए तो इसके बाद कुछ भी पूछा होगा सब गलती ही बनेगा। तो ये वाला पोर्शन आपको सही करके हम बताते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। देखिए, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना हो तो पहले आप मेटल लिख दीजिए जो उसमें मेटल हो। उसके बाद आप उसका एटॉमिक नंबर जान रहे हो, और ये जरूरी है कि एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए। आपको ऐसा ही मेटल देगा जिसका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के बीच में रहेगा। उससे ज्यादा वाला एटॉमिक नंबर वाला आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, ये लिख दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इसके ऊपर लिख दीजिए। अब ये आयन हो गया, आपको इस आयन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं ये क्लास 11th में सिखाया जाता है। तो ये कोबाल्ट +3 चार्ज हो गया, इसका आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा। जो बच्चे 11th बिना पढ़े आए हो, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता हो, उनके लिए यहां हम साइड में लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। वो सीधे ये याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में भरते हैं, पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस है, ये इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरना है। s में मैक्सिमम भर सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम भर सकते हैं आप 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम भर सकते हैं आप 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये आयन दिया हुआ है, इसका अगर कन्फिगरेशन करना है तो किसी भी आयन का कन्फिगरेशन 2 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में किया जाता है एटम का कन्फिगरेशन, दूसरे स्टेप में किया जाता है आयन का कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एटम का कन्फिगरेशन कर रहे हैं, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट को ही एटम कहते हैं। तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको 27 इलेक्ट्रॉन भरना है, इस रास्ते में भरना है। तो पहले 1s लिखा हुआ है तो 1s लिख देंगे। s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो s में 2 भर देंगे। इसके बाद जब इसको भर दिए तो फिर इसमें भरेंगे 2s। s का कैपेसिटी 2 है तो 2 भर देंगे।
इसके बाद फिर लिखा हुआ है 2p, तो 2p लिखेंगे। p का कैपेसिटी 6 है तो 6 भर देंगे। इसके बाद फिर 3s लिखा हुआ है तो 3s लिखेंगे। s का कैपेसिटी 2 है तो 2 भर देंगे। इसी प्रकार से 3s के बाद 3p है तो 3p लिखेंगे। p का कैपेसिटी तो 6 भर देंगे। इसके बाद 4s है तो 4s लिखेंगे। s का कैपेसिटी 2 तो 2 भर देंगे। उसके बाद 3d है तो 3d लिखेंगे। d का कैपेसिटी 10 है लेकिन आपके पास टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 आप भर चुके हैं, केवल आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यहां पर 7 भर देंगे। तो ये जो आपको भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एटम का लिखा गया है। ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को दूसरा स्टेप काम करना है, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्योंकि कभी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखना हो तो पहले ये एटम का जरूर लिखेंगे। बिना एटम का लिखे आप चाहिएगा आयन का लिखना है तो गड़बड़ी हो सकता है। अब अगर देखिए कि चार्ज कितना है यहाँ पर, तो 3 प्लस है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग बाहरी ऑर्बिट से पहले। ये बाहरी ऑर्बिट नहीं है, ये लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये बाहरी ऑर्बिट नहीं है। आगे 3 लगा हुआ है तो ये थर्ड ऑर्बिट है। इसके आगे 4 लगा हुआ है तो ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो ये बाहरी ऑर्बिट से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। आपको निकालना 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां से निकला, अब एक और निकालना है, एक यहां से निकालेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ये सबसे जरूरी स्टेप है। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले बोले कि जो मेटल है वो लिख दो, इसके एटॉमिक नंबर के साथ लिख दो, इसके चार्ज के साथ लिख दो, इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन कर दो। अब 3d6 के बाद जब तीसरा ऑर्बिट कंप्लीट हो गया तो ये चौथा ऑर्बिट है, तो चौथा ऑर्बिट को भी लिख देंगे, भले ये खाली है। चौथा ऑर्बिट में अगर घुस गए हैं तो चौथे में p भी है, इसको भी लिख देंगे, ये भी खाली। चौथे में d भी है, इसको भी लिख देंगे, ये भी खाली। तो अभी 0 0 नहीं लिखना है, मतलब लिख देना है कि 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, भले सबका सब खाली है। इलेक्ट्रॉन यहां तक है, बात समझिएगा। कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखना हो तो पहले आयन का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और उसके बाद के ऑर्बिट्स को इस तरीके से खाली खाली ऐसे दिखा देंगे, 4s 4p 4d। d में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है, मतलब 5 बॉक्स होता है, तो पहले 5 बॉक्स इसमें बना लेंगे। सारा का सारा बॉक्स खाली है। p में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स यहां बना देंगे, सारा का सारा खाली। s में 1 बॉक्स होता है तो वो बना देंगे, वो भी खाली। ये d में 5 बॉक्स होता है, वो 5 बॉक्स बना देंगे। पांच बॉक्स बना देंगे। ये 3D के बॉक्स को बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को हुन्स रूल के आधार पे भर देंगे। हुन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले अकेले अकेले भरा जाता है ऑर्बिटल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले अकेले अकेले भर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद पेयरिंग कर रहे हैं, ये 6। बात समझिए, इतना काम पहले करना होगा। कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले मेटल को लिखना होगा, मेटल के एटॉमिक नंबर को लिखना होगा, उसके चार्ज को लिखना होगा, इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इस आयन के कॉन्फ़िगरेशन के करने के बाद जो लास्ट वाला सब ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन को आपको भर के दिखाना होगा, और उसके बाद जो ऑर्बिट है उसके ऑर्बिटल्स को ऐसे खाली खाली दिखाना होगा। जैसे चौथा का s खाली, चौथा का p खाली, चौथा का d खाली, ऐसे खाली खाली दिखाना होगा। ये पहले इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद अब आना है लिगेंड के पास। देखना है कि यहाँ पर लिगेंड कितना है, तो 6 लिगेंड है। और ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी हम जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पिछले दिन पढ़ाए थे तो बताए थे कि कौन कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अब बाकी कौन कौन लिगेंड वीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला केवल याद रखना है, जो 6 लिगेंड लिखवाए हैं ये उसी 6 लिगेंड में है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है, अगर मान लीजिए कि हम मेटल हैं और यहाँ कोई लिगेंड है, लिगेंड को अगर मेटल से जुड़ना है तो कैसे जुड़ता है, लिगेंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और मेटल से जुड़ जाता है। मतलब लिगेंड को मेटल से जुड़ना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ही देगा मेटल को। मतलब
यहां पर अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ऐसा लिगेंड जिसका कि डोनेटिंग साइट एक है, तो एक लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बात फिर से सुनिए, ये अगर लिगेंड है, लिगेंड को अगर मेटल से जुड़ना है तो लिगेंड मेटल से कैसे जुड़ता है, तो लिगेंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको रखने के लिए खाली जगह होना चाहिए। तो ये सब खाली जगह है, ये सब खाली जगह है, जिस खाली जगहों में ये मेटल के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन, सॉरी लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन ये मेटल रख सकता है। अब आप कहिएगा कि ये तो आप खाली खाली बना दिए हैं, ये तो पहले से तो था नहीं। तो बात समझिए कि ये तो था यहां तक, आप जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो 2 यहां से निकाल दिए, 1 यहां से निकाल दिए, मतलब 4s हो गया, जो कि 4s खाली था। अब जब चौथा ऑर्बिट में आप घुस चुके हैं तो चौथा ऑर्बिट में चौथा का p भी होता है, चौथा का d भी होता है। इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये है लेकिन खाली है। चौथे ऑर्बिट में केवल s नहीं होता है, चौथे ऑर्बिट में p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। तो s भी है, p भी है, d भी है, f भी होगा। लेकिन हमको इतना इसलिए बना है, इतना बॉक्स, क्योंकि हमको 6 बॉक्स चाहिए। एक लिगेंड को चाहिए 2 बॉक्स, सॉरी एक लिगेंड को चाहिए 1 बॉक्स, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है इस बॉक्स का। तो ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स चाहिए, 6 अगर लिगेंड को जोड़ना है तो। अब दिमाग में ये रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, ये अगर वीक लिगेंड है तो क्या करेगा। यहां पे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कंसेप्ट अगर समझना है तो यहां ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स को पहले पेयर अप करने का कोशिश करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है पहले वो देखेगा कि वो पेयर्ड हो पाता है कि नहीं, तो पहले इसको यहां से भेजेगा आगे। अगर जगह खाली है तो बोलेगा जाओ जाके इधर पेयर अप हो जाओ, तो ये यहां जाके पेयर अप हो गया। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ये अभी यहां आके पेयर अप हो सकता है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा। ये पेयर अप नहीं होता अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो। वीक फील्ड लिगेंड में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा पाए। जैसे यहां पर फिर से समझाएं आपको बात, यहां पर 3d6 लिखा हुआ था, d में 5 बॉक्स था, 5 बॉक्स, और इलेक्ट्रॉन 6 भरा हुआ था, 1 2 3 4 5 6। पहले इलेक्ट्रॉन को अकेले अकेले भरे हैं और उसके बाद पेयरिंग किए हैं अपोजिट स्पिन में। कैपेसिटी तो इसका 2 है, अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन और रह सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिट हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिट करवाने का काम ये लिगेंड करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पेयर अप करवाएगा, लेकिन अगर ये वीक लिगेंड होता तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर अप नहीं करवा पाता। यही दिमाग में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन तो आप पहले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर लीजिएगा। अब आपको इसको पेयर अप करवाना है कि पेयर अप नहीं करवाना है, वो डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, कि लिगेंड वीक फील्ड वाला है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड है, तो जितना इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम आप पेयर अप करवा सकते हैं उतना इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर अप करवाना पड़ेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जगह खाली है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बोलेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कि चलो पीछे भागो, ये भी इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि चलो पीछे भागो, और उसके बाद ये बक्सों को पहले खाली करवा देगा। अब ये लिगेंड यहां से ऑक्यूपाई होना स्टार्ट करेगा। एक लिगेंड एक बक्से में आएगा, दूसरा लिगेंड दूसरे बक्से में, तीसरा लिगेंड तीसरे बक्से में, चौथा लिगेंड चौथे बक्से में, पांचवा लिगेंड पांचवें बक्से में, छठा लिगेंड छठे बक्से में। ये लिगेंड्स को ऐसे भर दिए। अब दिमाग में आएगा कि तो ठीक है लिगेंड्स को ऐसे भर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे ये D है, ये P है, अलग अलग एनर्जी वाला है। D का एनर्जी अलग है, 3D इसका एनर्जी अलग है, 4S इसका एनर्जी अलग है, 4P इसका एनर्जी अलग है। 11th में आप सीखे हैं कि एनर्जी डिसाइड होता है N+L के वैल्यू से। N+L का वैल्यू एनर्जी डिसाइड करता है, और अगर किसी का N+L का वैल्यू अगर सेम हो, किसी 2 सब ऑर्बिट का N+L का वैल्यू अगर सेम हो, तो जिसका N छोटा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो बात समझिए, इसका N+L कुछ और है, इसका N+L कुछ और है, इसका N+L कुछ और है। ये सब अलग अलग एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल को
अगर मान लीजिए कि सेम लिगेंड अगर जुड़ रहा है, अगर अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल से जुड़ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे सोचिए कि अगर किसी बाप की, अगर मान लीजिए कि 5 बच्चियां हैं, किसी बाप की अगर 5 बच्चियां हैं, अगर पांचों का शादी करवाना है, अगर 5 अलग अलग पूंजी वाले लड़के से अगर शादी करवा दिया, एक ऐसे लड़के से शादी करवा दिया जिसके पास 20,000 रुपया है, एक ऐसे लड़के से शादी करवा दिया जिसके पास 20 लाख रुपया है, एक ऐसे लड़के के साथ शादी करवा दी जिसके पास 2 करोड़ रुपया है, एक ऐसे के साथ जिसके पास 20 करोड़ रुपया है, एक ऐसे के पास जिसके पास 200 करोड़ रुपया है, तो फिर ये पांचों बहनें बराबर रूप से खुश नहीं रह पाएंगी। अगर इन पांचों को बराबर रूप से खुश रहना है तो इन पांचों का पैसा पहले एक जगह मिला देना होगा और फिर सारे पैसे को इक्वल भाग में पांचों को बांट देना होगा, तब शादी करवाना होगा। वैसा ही कुछ होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनने के पहले होता है। जैसे ये लिगेंड है और ये मेटल है, ये लिगेंड को अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो ठीक है, ये लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, लेकिन अगर ये कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में देगा, ये ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में देगा, ये और ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में देगा, तो जब अलग अलग एनर्जी वाला ऑर्बिटल रहेगा तो सारा बॉन्ड फिर एक जैसा स्टेबल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा बॉन्ड एक जैसा स्टेबल हो तो सारे ऑर्बिटल का एनर्जी एक करना होगा। ये एनर्जी एक करने का प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंट एनर्जी टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। मतलब ये अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अगर हम मिला दें और अगर एक जैसा एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स बनाए तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब ये एनर्जी है डी का, ये है एस का और ये है पी का। ये मिलने के पहले इसका नाम है डी, इसका नाम है एस, इसका नाम है पी, लेकिन अगर इन पांचों को अगर मिला दिए, सॉरी इन 6 को अगर मिला दिए, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 को अगर मिला दिए तो फिर नया 6 बनेगा। और 6 का नाम क्या होगा ये सुनिए। जैसे यहाँ पर डी कितना लिए हैं तो 2 लिए हैं, एस कितना लिए हैं तो 1 लिए हैं, और पी कितना लिए हैं तो 3 लिए हैं। टोटल कितना है 2 1 3 और 3 6, तो 6 बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन का ये रूल है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर ये 6 कंबाइन कर रहे हैं तो 6 बनेगा। और 6 का नाम कैसे लिखाएगा, ये डी है, कितना है डी तो 2, एस कितना है 1 तो पावर 1, पी कितना है 3 तो पावर 3, ये D2sp3। मतलब मिलने के बाद इसका नाम होगा D2sp3, इसका भी नाम हो गया 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 D2sp3। मिलने के पहले इसका नाम था D, इसका नाम था S, इसका नाम था P, लेकिन मिलने के बाद जब आप इन सबों को अगर मिला दिए तो मिलने के बाद इसका नाम हो गया D कितना है 2 तो D2, S कितना है 1 तो लिख दिए S, P कितना है 3 तो P3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात फिर से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में क्या किए। सबसे पहले ये जो मेटल था मेटल लिखे, एटॉमिक नंबर के साथ लिखे, चार्ज के साथ लिखे। पहले इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन कर दिए 2 स्टेप में। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन किए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के आयन का कॉन्फ़िगरेशन किए। चौथा का S खाली हो चुका है, उसके बाद चौथा का P पहले से खाली है, चौथा का D पहले से खाली है। अब D के 6 इलेक्ट्रॉन को पहले भर दिए हुंड रूल के हिसाब से। अब देखें कि ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग की वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दिए, उसके बाद 6 बक्सों को भर दिए क्योंकि 6 लिगेंड है। पहले 2 D में भरे, 1 S में भरे, 3 P में भरे, तो ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फिर राइट इट्स मैग्नेटिक नेचर। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाएं, हाइब्रिडाइजेशन और भी क्लियर होगा और भी आगे क्वेश्चन बताएंगे उससे। देखिए ये जो मैग्नेटिक नेचर है, इसमें आ जाइए कि मैग्नेटिक नेचर 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर 2 प्रकार का होगा, एक होगा पैरामैग्नेटिक, एक होगा डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब कहेंगे, अगर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और डायामैग्नेटिक तब कहेंगे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो, इज नॉट प्रेजेंट। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट तो होगा डायामैग्नेटिक नेचर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। जैसे यहां देखिए, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पेयर्ड होगा, क्योंकि एक लिगेंड तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सब तो खैर खत्म। देखिए कि इसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आपकी जोड़ा में ही है, तो यहां देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, तो इसका यहां आंसर हो गया डायामैग्नेटिक। ये हो गया डायामैग्नेटिक। तो अभी आपको 3 बताए, एक तो हो गया नाम लिखना जो पहले से पता था, एक हो गया हाइब्रिडाइजेशन, एक हो गया मैग्नेटिक नेचर। अब चौथा है कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। चौथा नंबर है कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक नेचर के बाद मैग्नेटिक मोमेंट पता करना। मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू से आप किसी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो, जैसे चौथा नंबर सवाल है कि कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, दिमाग में रखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये निकालने का तरीका है √n n+2। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, और यहां ये जो n है ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर n का वैल्यू अगर 1 रखिएगा 1, तो म्यू का वैल्यू आएगा 1.73। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो म्यू का वैल्यू आएगा 2.82। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो म्यू का वैल्यू आएगा 3.87। अगर n का वैल्यू 4 होगा तो म्यू का वैल्यू आएगा 4.89। अगर n का वैल्यू 5 होगा तो म्यू का वैल्यू आएगा 5.91। और अगर n 0 हुआ तो म्यू भी 0 होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखे थे अभी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक था। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n 0 है, तो यहां पर आंसर होगा म्यू का वैल्यू 0, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो गया। तो अभी हम लोग छोटा छोटा 4 पोर्शन देखे। एक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तीसरा मैग्नेटिक नेचर, और चौथा मैग्नेटिक मोमेंट। अब पांचवा हम लोग करने जा रहे हैं पहले इसका ज्योमेट्री वाला हिस्सा। पांचवा है राइट इट्स ज्योमेट्री। तो देखिए ज्योमेट्री के लिए आपको बता दें एकदम इस तरीके से कि कभी गलती नहीं हो, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री लिखिएगा टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री लिखिएगा स्क्वायर प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री लिखिएगा ऑक्टाहेड्रल। और कोई हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इन्हीं चारों में से कोई देखने को मिलेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, और कोई दूसरा नहीं दिखेगा। अगर ये दिखेगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये दिखेगा तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका है CO NH3 होल 6 + 3,
यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ लिगेंड 6, डोनेटिंग साइट 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ये था, तो ज्योमेट्री इसका होगा ऑक्टाहेड्रल। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑक्टाहेड्रल। बोले कि ज्योमेट्री आपको यही 3 दिखेगा इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री यही 3 दिखेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल लिखेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 दिखेगा तो स्क्वाड प्लेनर लिखेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन इसमें या इसमें दोनों में से कोई भी दिखेगा तो ज्योमेट्री फिर ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे। ये हुआ 5वां नंबर। अब 6ठा नंबर बताने जा रहे हैं सवाल। छठा नंबर सवाल है, राइट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। छठा नंबर सवाल है, राइट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आपको बता दें कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी 2 प्रकार का होगा। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। पहले तो दोनों का हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन में आपको उसको अप्लाई करके बताएंगे कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स था वो इनर ऑर्बिटल था या आउटर ऑर्बिटल था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे इफ n-1d ऑर्बिटल involve in hybridization, if n-1d orbital in hybridization, then complex is inner orbital complex। अगर देखने में दिक्कत भी हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बोल तो दे ही रहे हैं। If n-1d orbital involve in hybridization, then complex is inner orbital complex। इसमें लिखेंगे if n-d orbital involve in hybridization, then complex is outer orbital complex। देखिए फिर से आपको याद दिला दे, क्वेश्चन जो भी हम लोग बना रहे हैं वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए बना रहे हैं, CONH3 होल 6+3। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे तो पहले मेटल लिखे थे, एटॉमिक नंबर लिखे थे, इसका चार्ज लिखे थे, उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन किए थे। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन किए थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन किए थे, इसके बाद आयन का कॉन्फ़िगरेशन किए थे। 3 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले थे, एक यहां से निकाले थे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसको ऑर्बिट वाइज सजा लिए थे। तीसरे ऑर्बिट को पहले लिख दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, 2 इसमें से निकला है, ये खाली हो गया है। चौथे ऑर्बिट में घुस गए थे तो चौथे का p भी लिख लिए थे, चौथे का d भी लिख लिए थे। इसके खाली बक्से को दिखा दिए थे, इसके खाली बक्से को दिखा दिए थे, इसके खाली बक्से को दिखा दिए थे और इसके इलेक्ट्रॉन को भी भर दिए थे। 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे। इसके बाद फिर देखे थे कि ये जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाए थे। इसको यहां से हटाए थे, पीछे भेजे थे, इसको यहां से हटाए थे, पीछे भेजे थे। उसके बाद जो 6 लिगेंड है तो 6 खाली बक्सों को ये ऑक्यूपाई किया था।
इतना काम हाइब्रिडाइजेशन बताने समय किए थे और हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे D2sp3। अब देखिए हम इस इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल को समझाने जा रहे हैं। यहां ये जो n लिखा हुआ है, n जो लिखा हुआ है, n का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट, n का मतलब है लास्ट ऑर्बिट। और ये जो n-1 लिखा हुआ है, लास्ट से एक पहले वाला, जो लास्ट है उससे एक पहले वाला, इसका नाम होता है पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट ऑर्बिट या पेनल्टीमेट सेल। लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट पहले वाले को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। लास्ट ऑर्बिट को n, लास्ट से एक पहले वाले को n-1, n हो गया बैलेंस सेल, n-1 हो गया पेनल्टीमेट सेल। तो कह रहा है क्या कि अगर पेनल्टीमेट सेल का d, n-1 का मतलब हुआ पेनल्टीमेट सेल, अगर लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट पहले का d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है तो कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे इसमें लास्ट ऑर्बिट 4 है, लास्ट ऑर्बिट 4 है, तो आप देखिए कि जो d ऑर्बिटल आप इन्वॉल्व किए हैं वो चौथे का किए हैं कि तीसरे का किए हैं। तो चौथे का तो d आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किए नहीं है, चौथे का तो d लगा नहीं है, d तो लगा है तीसरे का, मतलब लास्ट ऑर्बिट 4 है और ये 3 का d लगा है, मतलब पेनल्टीमेट ऑर्बिट का अगर d लगा है तो कॉम्प्लेक्स हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब इसका आंसर हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कि इस कॉम्प्लेक्स का नेचर लिखो तो नेचर हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अगर लास्ट ऑर्बिट का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडाइजेशन में, लास्ट ऑर्बिट 4 है, अगर चौथे का d अगर इन्वॉल्व होता तो कहते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर तीसरे का d इन्वॉल्व हुआ है तो इसको बोल रहे हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको अभी टोटल 6 छोटा छोटा पॉइंट्स आपको सिखाएं, इसी 6 में से कोई 5 एग्जाम में आता है। ऐसे एक पॉइंट और है लेकिन बोले कि 2 थ्योरेटिकल टॉपिक बताने के बाद उसको बताएंगे। अब ये 6 क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन में सेट करके दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। देखिए राइट IUPAC नेम ऑफ COF6-3। राइट IUPAC नेम ऑफ COF6-3। इसी में बगल में लिखते जा रहे हैं, जगह कम है। राइट इट्स हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड नंबर, राइट इट्स मैग्नेटिक नेचर। फोर्थ नंबर, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। फाइव नंबर, राइट इट्स ज्योमेट्री। 6, राइट नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले पहला वाला पोर्शन बना रहे हैं, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस वन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले कटायन वाले हिस्से का नाम लिखते हैं, इसमें कोई कटायन नहीं है तो कटायन तो लिखना नहीं है। अब अनायन का नाम लिखना है। अगर अनायन कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर मेटल लिखते हैं, फिर चार्ज लिखते हैं। यहाँ लिगेंड है फ्लोरिडो, अब वो भी 6 है तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो। हेक्सा फ्लोरिडो ये हो गया लिगेंड। फिर मेटल, मेटल कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्टेट।
मेटल का नाम ATE लगा के खत्म करेंगे अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो, अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो कोबाल्ट लिखते। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके रोमन में लिख देंगे। यहां हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखा दे रहे हैं। COF6-3 है, आपको इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो X, एक फ्लोरीन पे -1 होता है तो 6 पे -6, सबके चार्ज को जोड़ दिए, कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके बराबर होगा, तो X बराबर होगा +3, वही 3 यहां लिखें। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन पे आना है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताए हैं कि पहले मेटल लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, उसका चार्ज लिख दीजिए। अब इसका कन्फिग्रेशन कर दीजिए। कोई भी आयन का कन्फिग्रेशन करना है तो 2 स्टेप में, पहला स्टेप में एटम तब आयन, एटम का लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये एटम का हुआ। अब आयन का लिखना है, चार्ज है +3 तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 2 बाहरी से एक उसके बाद वाले से, ऑर्बिट वाइज सजा के लिखेंगे। पहले पहला ऑर्बिट वाला, फिर ये दूसरा ऑर्बिट वाला, अब ये तीसरे ऑर्बिट वाले को लिख रहे हैं। तीसरे ऑर्बिट में ये भी है, 2 यहां से निकाले, 1 यहां से निकाले, तो 3d6 लिखेंगे, 4s 0 हो जाएगा। जब चौथे ऑर्बिट में घुस गए हैं तो चौथे का p भी लिखेंगे और चौथे का d भी लिखेंगे। d के बॉक्सों को दिखा दिए, d में 5 बॉक्स, p में 3 बॉक्स, s में 1 बॉक्स, फिर यहाँ d है तो d में 5 बॉक्स। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हुंड्स रूल के हिसाब से भर देंगे। इतना करने के बाद फिर देखेंगे कि जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवाएगा, ये चुपचाप जो खाली बक्से हैं उसको भरेगा। तो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड ऐसे भर देंगे। 1 भरे हैं S में, 3 भरे हैं P में और 2 भरे हैं D में, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड है इसका मैग्नेटिक नेचर लिखना। तो आप देखिए कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का। अभी जस्ट बताए हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसी तर्ज पे बनाते जाना है। अब मैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिखे तो मैग्नेटिक नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। अब है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। निकालने का तरीका है √n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप गिन लीजिए कितना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो n के जगह पर 4 पुट कर देंगे, √24, ये हो जाएगा 4.89। चौथे के बाद फिर 5वां है ज्योमेट्री लिखने का सवाल। अब देखिए कि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। sp3 अगर रहता तो टेट्राहेड्रल लिखते, dsp2 होता तो स्क्वायर्ड प्लेनर लिखते, d2sp3 और sp3d2 दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल लिखाएगा। तो ये ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। और अब आखिरी सवाल है 6ठा नंबर कि इसका नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखे। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनर ऑर्बिटल, एक होता है आउटर ऑर्बिटल। आपको देखना है कि लास्ट ऑर्बिट का डी इन्वॉल्व हुआ है कि लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट पहले का डी इन्वॉल्व हुआ है। तो लास्ट ऑर्बिट चौथा है और चौथे का ही डी इन्वॉल्व हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। आप इतना दूर आज घर पर पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन आपको करवाया गया है, ये 2 क्वेश्चन आप 1-2 बार और बना लीजिए। अगले क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही डील करेंगे, आगे कोई भी टॉपिक नहीं होगा। तो इतना दूर पहले आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। एनफ फॉर द डे।